इस चैनल जी मास्टर जी में। और आज की कक्षा है भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान के लास्ट वीडियो का अगला भाग पार्ट 2। और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में दिए गए हैं जो शिक्षा से संबंधित है, जिसमें हम लोगों ने कुछ को लास्ट वीडियो में देखा था। आज पुनः एक बार देखते हैं। आर्टिकल 29 का आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29, जैसा कि आपको पता है कि अनुच्छेद 29 जो है सो एक संस्कृति तथा शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। और संस्कृति तथा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत मुख्य रूप से अल्पसंख्यक वर्गों को उनके शिक्षा और संस्कृति संबंधी बात किए गए हैं। अनुच्छेद 29 के 1 में कहा गया है, क्या कहा गया है? 29 अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों की किसी अनुभाग को, माने भारत के किसी भी नागरिकों के समूह को, किसी भाग में निवास करने वाले नागरिक समूह को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब अल्पसंख्यकों को, विशेष सांस्कृतिक पहचान वाले लोगों, अनुसूचित जाति, जनजाति आदि लोगों को अपनी जो संस्कृति है, भाषा है या लिपि है, उसे उन्हें बनाए रखने का अधिकार होगा। तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, इसलिए कोई भी सरकार उसे अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि या संस्कृति को बदलने के लिए बाध्य नहीं करेगी। किंतु अनुच्छेद 29(2) में क्या कहा? अनुच्छेद 29(2) में भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब राज्य सरकार द्वारा जो पोषित संस्थाएं हैं, जो वित्तीय पोषित हैं अथवा अनुदान जिनको देती हैं, तो उसमें हम लोग धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे। ये कहा अनुच्छेद 29 में। मतलब साफ है कि एक तो कि राज्यों के जो स्कूल है, संस्थाएं हैं, उसमें किसी भी नागरिक को पढ़ने लिखने से रोक नहीं है, प्रवेश से रोक नहीं है। तो ये अनुच्छेद 29 का 2 जो है सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी को हम वंचित नहीं कर सकते हैं शिक्षा के अधिकार से। यहाँ भी है, ठीक है। किंतु ये प्रावधान जो है सो अल्पसंख्यकों के मुख्य रूप से है, क्योंकि उनके किसी मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 15 जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें कहा मूल रूप से पांच चीजों को आधार बनाया गया, जिसमें कहा कि नहीं सो राज्य जो है सो किसी नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब उसमें देखते हैं कि 15 का 3 क्या कहता है। एक तरफ वो समानता की बात, लोग यहीं पर थोड़ा सा विवाद करते हैं कि सभी नागरिक समान हैं, सिविल संहिता की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, लेकिन मौलिक अधिकार जिनको की वरीयता प्राप्त है मौलिक नीति निषेध तत्वों पर, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर कहा कि 15 सभी नागरिक समान हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं करना। किंतु राज्य सरकार विशेष परिस्थितियों में राज्य के विकास के लिए, सभी लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए, नागरिकों के कल्याण के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं, उनके कल्याण के लिए विशेष प्रबंध करती है और इसका प्रावधान संविधान में है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्यों को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। एक सेक्ट को चुना कि स्त्री और बालक के संबंध में विशेष रूप से वो व्यवस्था राज्य सरकार कर सकती है।
भले ही उनका कोई भी जन्म स्थान लिंग भेदभाव माने उनका जो भी मूल स्थान लिंग जन्म और स्थान और उनका धर्म और भाषा कुछ भी हो, फिर भी उनके लिए विशेष व्यवस्था करेगी। शायद इसीलिए स्त्री शिक्षा का प्रावधान जो है सो राज्य सरकार कर सकती है। अनुसूचित जातियों जनजातियों के स्त्रियों के लिए, उनके बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करती है। अनुच्छेद 15 का 4 उसने क्या कहा? उसने कहा कि इस अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 29 में क्या कहा? 29(2) में कहा कि क्या है कि वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। माने कि एक तरह से समानता का भाव है, वहां समान भाव से करना। लेकिन फिर भी यहाँ क्या कहता है 15(4) में कि नहीं, अनुच्छेद 15 में या अनुच्छेद 29(2) में जो भी बात दिए गए हैं खंड 2 में कि कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्ग की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति, मतलब पिछड़ी जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राज्य सरकार विशेष उपबंध कर सकती है। उनका उपबंध करने से उनको मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये विशेष प्रावधान है और इसी में से बहुत सी बातें निकल के आ जाती हैं कि स्त्रियों को आरक्षण है, विशेष वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षण संस्थान में जहाँ आरक्षण की बात है तो शिक्षा के दृष्टिकोण से उनको आरक्षण दिया जाता है और उसमें वो जो भेदभाव है वो सकारात्मक है और उसका वर्णन तो संविधान में है ही। इस प्रकार यहाँ जो कुछ अगर दिया गया है आरक्षण वो संवैधानिक है और इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक जो भी अनुच्छेद हैं उनको भी नीति निर्देशक तत्वों के समान ही दर्जा प्राप्त है। मतलब राज्य सरकारों को वो भी एक तरह का निर्देश है, राज्यों को, देश की सरकार को, संघ की सरकार को अथवा राज्य सरकार को, माने राज्य मतलब दोनों स्तर के सरकारों को एक निर्देश है। अब उसमें क्या कहा कि आर्टिकल 343 अनुच्छेद 343 एक महत्वपूर्ण है। इसमें क्या, इसमें संघ की राजभाषा संबंधित प्रावधान है। राजभाषा, ये सब ध्यान देना, राजभाषा न कि राष्ट्रभाषा। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है। राष्ट्रभाषा से संबंधित बातें होती हैं पर राष्ट्रभाषा का वर्णन संविधान में नहीं है बल्कि राजभाषा का वर्णन है। और अनुच्छेद 343 में क्या कहा? कहा कि संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है सो देवनागरी होगी। इस प्रकार हिंदी भारत की राजभाषा है और लिपि जो है सो देवनागरी लिपि है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हिंदी भारत की राजभाषा है और उसकी लिपि जो है सो देवनागरी है। राष्ट्रीय लिपि जो है सो हमारी राजकीय लिपि, नॉट राष्ट्रीय, राजकीय लिपि जो है सो भारत की जो राजकीय लिपि है, भारत के राज्य की संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो है सो देवनागरी होगी। माने संघ की राजकाज की भाषा जो है सो हिंदी होगी। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं कहा गया है, किंतु हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि राष्ट्रीय लिपि, नॉट राष्ट्रीय लिपि, राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि जो है सो देवनागरी। आर्टिकल 345
भी एक महत्वपूर्ण। उसमें कहा कि अब वहाँ जैसे संघ के स्तर के राजभाषा की बात की गई है, इसमें राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल, मतलब राज्य की सरकार, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। उन्हें राजकीय भाषा की बात करते हैं तो राजकीय भाषा राज्य में एक भी होती है, एक से अधिक भी होती है, और इसका प्रावधान जो है सो राज्य सरकारों को शक्ति दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 345 के तहत। कोई भी भाषा जो क्षेत्र के लोगों द्वारा बोली जाती है उसको राजकीय भाषा बनाई जा सकती है। अब अनुच्छेद 350 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 350 का को, अब 350 का को में कहा कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, ये इसका शीर्षक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, राज्य और राज्य के वो भी जिसके उसके भी जो भी संस्थाएं हैं, जो उसके प्राधिकार हैं, जो क्या करेंगे, उनको एक निर्देश है। कैसा निर्देश है? कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था कराने का प्रयास करेगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, प्रयास करेगा, करना है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात को समझनी है कि एक गाइडलाइन तो है ही कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों के शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की व्यवस्था करनी है और उनको उनकी प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो सो मातृभाषा में दी जानी है। और इसलिए हम देख सकते हैं कि झारखंड राज्य में इस पर बहुत कार्य हो रहा है। अनुच्छेद 351 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसमें अनुच्छेद 351 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश संबंधी प्रावधान है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे कि भारतीय आगे है, जिससे कि भारतीय संस्कृति अभिव्यक्त हो, एक समन्वयकारी दृष्टिकोण हो। हिंदी को इस रूप में कहा गया है। तो हिंदी भाषा के विकास संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 351 में किया गया है। दोस्तों, संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं, अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें शिक्षा संबंधी प्रावधानों का वर्णन है और कहीं उनकी व्याख्या से निर्गत होगा, कहीं न्यायालय ने व्याख्या किया है। तो इन सब पर एक गहरी दृष्टिपात करनी होगी, किंतु एक मोटा मोटी तौर पर एक कंसेप्ट बनाने के लिए हमने एक प्रयास किया है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप मेरे चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले भाग में, अगले वीडियो में किसी और नए विषय के साथ जो आपको टेट, सीटेट, जेटेट, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम और अन्य सभी परीक्षाओं में काम आ सके। धन्यवाद।